स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यन रिवॉल्यूशन। दिस इज मयूरी कश्यप। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा क्रैश कोर्स का सीरीज चल रहा है, तो जिसमें हमने 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो आज हम अनदर चैप्टर कवर करने वाले हैं विच इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसको आज हम लोग 2 पार्ट में कोशिश करेंगे खत्म करने का। पार्ट 1 के अंदर हाफ चैप्टर कंप्लीट करेंगे और पार्ट 2 कल हम लोग करेंगे, जिसमें आधे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम क्विक टीम का इंट्रोडक्शन दे दे बच्चों। जैसे कि आपको पता है, ये हमारे आईएनई रिवॉल्यूशन की टीम है, जिसमें शुभम सर आपको आने वाले कुछ दिनों में मैथ्स पढ़ाएंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। राज गौतम सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, विश्व श्रीमल सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, रजनीश चौधरी सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ये सारे के सारे आईआईटीएंस हैं। एंड मयूरी कश्यप मैम आपको क्या पढ़ा रही है बच्चों? बायोलॉजी पढ़ा रही है कि नहीं? सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर्स को कवर कर लिया है। आज से बच्चों, आज हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी का अनदर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपकी क्लियरिटी के लिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क मोड में कर देती हूँ, ताकि आपको क्लियर सारे कुछ चीजें दिखे। ठीक है बच्चों? सो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन यानी हमारे बॉडी में, जैसे हमने डाइजेशन पढ़ा। डाइजेशन में हमने क्या पढ़ा? जो फूड होता है वो फूड एलिमेंट्री कैनाल के हर एक सेक्शन से पास करता हुआ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब उस फूड का नीड क्या है, तो वो हमने सेकेंड चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का विच इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में पढ़ा कि उसी फूड का ऑक्सीडेशन होता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होता है उसका यूज हम डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए करते हैं। अब बच्चों, ये जो सारा चीज हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बेसिकली फूड को सेल्स तक पहुंचाना या ऑक्सीजन पहुंचाना, जहां पे फूड सिंपल फॉर्म ऑफ फूड है और उसके बाद ऑक्सीडेशन होना, तो ऑब्वियस सी बात है इनको ऑक्सीजन हो या फूड हो, इनको हमारे ब्लड सेल बॉडी के सेल्स तक पहुंचाना जरूरी है। तो इसके लिए हमारे बॉडी में क्या होता है? एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एंड इसी पे बेस्ड है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। यानी हमारा जो ये चैप्टर है, इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं किस तरह से जो सिंपल फॉर्म ऑफ फूड है या जो ऑक्सीजन है, गैसेस है, किस तरह से हमारे बॉडी में ट्रेवल करते हैं और हमारे बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड प्रेजेंट है जिनके माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरह से सारे जो मटेरियल्स है उनका सर्कुलेशन होता है। इस चैप्टर में हम यही सारी चीजों को डील करने वाले हैं बच्चों। तो हम एनसीईआरटी में जो भी कॉन्सेप्ट है लाइन बाय लाइन उसको समझते चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। सबसे पहले एक जल्दी से हम लोग एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, कलर कौन सा ले ले? तो कलर ये वाला ले लेते हैं। चलिए, सो बच्चों, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में सबसे पहले यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग सेल्स है, ऑल लिविंग सेल्स दैट हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ न्यूट्रिएंट्स। मतलब जैसे कि मैंने बताया, हमारे बॉडी के हर एक सेल्स को फूड चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी का हर एक सेल लगातार वर्क करता है और लगातार वर्क करता है तो वर्क करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कैसे मिलेगा? जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा, है कि नहीं? तो हमारे यहाँ पे यही बात लिखा गया, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, किस तरह से जो फूड है वो हमारे बॉडी सेल्स को जाता है, नहीं जाता, ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। और किस तरह से एनर्जी रिलीज होता है ये भी हमने पढ़ लिया। Now, you have learned that all living cells have to be provided with क्या? Nutrients. Nutrient के साथ साथ इसके ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना? And other essential substance, और कुछ और भी substances चाहिए ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हमारे बॉडी का हो सके। So, also the waste, और इन सब प्रोसेसेस के दौरान वेस्ट मटेरियल भी तो बन रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कुछ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल में, सारा का सारा फूड जो हम लेते हैं वो तो डाइजेस्ट होता नहीं, अनडाइजेस्टेड फूड भी है। सो वेस्ट भी बन रहे हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं, प्रोड्यूस, हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यूज। यानी इनका रिमूवल भी, अब सेल्स में ही ये सारे हार्मफुल वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इनका रिमूवल क्या है बच्चों? बहुत ही जरूरी है। नाउ इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म for the movement of these substances to the cell। कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स?
जरूरी है, मतलब काफी ज्यादा जरूरी है कि जो हार्मफुल सब्सटेंस बन रहे हैं उनका रिमूवल भी होता रहे, है कि नहीं तो हमारे बॉडी में क्या होगा, टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे बॉडी में एक एफिशिएंट मैकेनिज्म है फॉर द मूवमेंट ऑफ दी सब्सटेंस। इन सब्सटेंस के मूवमेंट के लिए कि डाइजेस्टिव सब्सटेंस का को कहाँ रखना है, कैसे मूव होना है, अनडाइजेस्टिव सब्सटेंस को कैसे रिमूव आउट करना है, या वेस्ट मटेरियल हार्मफुल मटेरियल को कैसे रिमूव आउट करना है, इन सब के लिए एफिशिएंट क्या है, मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में फॉर द मूवमेंट ऑफ दी सब्सटेंस टू दी सेल एंड फ्रॉम दी सेल, सेल के इनसाइड या सेल से बाहर। सो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि हर तरह के, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में एक ही तरह का सिस्टम हो इन चीजों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। बेसिकली होता क्या है कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है, उनमें अलग अलग तरह का ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है एंड अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं। सो दैट इज द रीजन कि क्या बच्चों, हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं इनके सर्कुलेशन के लिए, इनसाइड द सेल मूवमेंट के लिए, आउटसाइड द सेल मूवमेंट के लिए। सो यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। इस ट्रांसपोर्ट के लिए क्या इन्होंने अलग अलग मेथड को अक्वायर किया हुआ है। सो सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस, छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि हम अगर बात करते हैं स्पॉन्जेस के बारे में, किसके बारे में बात करें बच्चों, स्पॉन्जेस के बारे में। एंड सिलेंट्रेट्स सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर, कहां से कहां, फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज, क्या बच्चों, टू एक्सचेंज दीज सब्सटेंसेस। कहने का मतलब जो स्पॉन्जेस होते हैं, ठीक है, स्पॉन्जेस है, सिलेंट्रेट्स है, ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म है। तो स्पॉन्जेस सिलेंट्रेट ये क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं वाटर को कहां से कहां, फ्रॉम देयर सराउंडिंग, ठीक है, फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर, किसके थ्रू, बॉडी कैविटीज के थ्रू, यानी वाटर का सर्कुलेशन इनमें इनके बॉडी कैविटीज के थ्रू होता है टू फैसिलिटेट क्या, सेल टू एक्सचेंज दी सब्सटेंस, ताकि सब्सटेंस का एक्सचेंज उन्हीं के थ्रू हो सके। उसके बाद मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ अगर हम बढ़े स्टूडेंट्स, तो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड, स्पेशल तरह के फ्लूइड यूज करते विद इन देयर क्या, बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स, ठीक है। मतलब अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म अलग अलग चीजों का यूज करते हैं इनके ट्रांसपोर्ट के लिए। अब ब्लड की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं बच्चों। ब्लड की बात करते हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो ब्लड, वेट अ मिनट, क्लियर इट ऑल नाउ। तो यहां हम बात कर रहे थे ब्लड। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन। मतलब अगर बात करें स्टूडेंट्स, ब्लड की बात करें स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, तो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड फ्लूइड जो ट्रांसपोर्ट के लिए होता है वो कौन सा होता है बच्चों, वो होता है ब्लड। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम जरूर मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करना है, ब्लड। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्या, बॉडी फ्लूइड, यानी बॉडी में सबसे ज्यादा, मतलब ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी के इनसाइड फ्लूइड मिलता है जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, दैट इज बेसिकली ब्लड। हायर ऑर्गेनिज्म में ज्यादातर, बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पस, मतलब ज्यादातर ये हायर ऑर्गेनिज्म में होगा, ठीक है। अनदर बॉडी फ्लूइड, दूसरा जो बॉडी फ्लूइड है दैट इज बेसिकली स्टूडेंट लिम्फ, यानी दो तरह के फ्लूइड आपको मिल गए, दैट इज एक तो ब्लड और दूसरा यहां हम देख रहे हैं बच्चों लिम्फ। ब्लड और क्या हम देख रहे हैं, लिम्फ। तो ऑल्सो हेल्प इन दी ट्रांसपोर्ट, किसमें हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या बच्चों, सर्टेन सब्सटेंस, सर्टेन सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नाउ इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, ब्लड एंड लिम्फ। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ब्लड जिनके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है उनका क्या कंपोजिशन है, लिम्फ जो कि ये क्या है, फ्लूइड है जो बॉडी में मिल रहा है, इनका क्या कंपोजिशन है, दैट इज बेसिकली टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ क्या है, टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज आल्सो एक्सप्लेन्ड हियर, और किस तरह से ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट कराता है न्यूट्रिएंट का, ऑक्सीजन का या अदर सब्सटेंसेस का, हार्मोन्स का, ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे ब्लड के बारे में।
देखो होता क्या है, हमारे पूरे के पूरे सिस्टम्स को, हमारे पूरे के पूरे बॉडी को, हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को, सिस्टम यानी हमारे पूरे के पूरे बॉडी में क्या है, एक दूसरे के बीच कनेक्टिविटी है। सारे ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, किसके कारण, ब्लड के कारण। तो बच्चों ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्शन करता है, कनेक्ट करता है। जैसे हमने कल पढ़ा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने देखा जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है, तो एल्वियोलर साइड पे हमने देखा किस तरह से एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन ब्लड को दिया और ब्लड ने पहुंचाया बॉडी तक, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, बॉडी के सेल्स तक पहुंचाया, टिश्यूज तक पहुंचाया। तो जो ये आप देख रहे हो सिस्टम, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन तक सब्सटेंस पहुंचा रहा है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। तो इट इज अ कनेक्शन बेसिकली, तो इसे बोला जाता है ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। सो ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, क्या करता है, कनेक्ट्स क्या, सिस्टम्स, या कनेक्ट्स ऑर्गन, इस तरह से हम बोल सकते हैं, कनेक्ट्स क्या, ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करता है बॉडी में, कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, और इसमें क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स है भरा हुआ, सो प्लाज्मा होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी इसमें आपको फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट तीन चीजें मिलेंगी। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, विस्कस मतलब गाढ़ा फ्लूइड होता है, कंस्टिट्यूटिंग, जिसमें नियरली आपको क्या मिलेगा, 55% ऑफ द ब्लड, जिसमें आपको 55% क्या मिलेगा बच्चों, ब्लड मिलेगा, ठीक है। 55% आपको क्या मिलेगा, ब्लड। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर, मतलब 90 to 92% जो प्लाज्मा है वो क्या, किसका बना है बच्चों, याद रखिएगा, वाटर। एक बार मैं फिर से बता दूं, ब्लड का जो 55% पार्ट है वो कौन फॉर्म कर रहा है, प्लाज्मा फॉर्म कर रहा है। सिंपल, पहली चीज तो ये लिख देंगे, जो ब्लड है, ब्लड में मैंने बताया ना, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट, ये सारे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है ये कितना परसेंट फॉर्म करेगा, तो याद रखिएगा इट फॉर्म्स नियरली 55%, ठीक है। अब इस प्लाज्मा की अगर बात करें तो इस प्लाज्मा में 90 to 92% बच्चों हम क्या देख रहे हैं, 90 to 92% क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। 90 to 92% क्या प्रेजेंट है बच्चों, वाटर प्रेजेंट है। और प्रोटीन कितना है, तो ये भी हम लिख देंगे। प्रोटीन की बात करें बच्चों, तो प्रोटीन कितना प्रेजेंट है, देख रहे हो ना, 6 से 8% आपका क्या है, प्रोटीन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 to 8% क्या है बच्चे लोग, प्रोटीन है। मतलब 92% के अप्रॉक्स आपका वाटर हो गया, 90 to 92%, 6 से 8% आपका क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। और बाकी देखिए जो इन, ऑब्वियसली बताए 100% हो गया ना बच्चों, 90 to 92%, 6 से 8%। सो बाकी अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो देखिए मेजर प्रोटीन जो इसमें प्रेजेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन आर दी मेजर प्रोटीन, जो कि आपको प्लाज्मा में मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसमें लिख देंगे इंपॉर्टेंट प्रोटीन, यहाँ पे लिखते चलेंगे बच्चे लोग। इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन कौन सा मिलेगा, इंपॉर्टेंट प्रोटीन, या आप बोलिए क्या बच्चों, मेजर प्रोटीन, या आप बोलो मेजर प्रोटीन। तो कितना होगा, क्लियर बच्चे लोग हम लिखेंगे, दैट इज कितना, कौन कौन सा हो जाएगा, फिब्रिनोजेन, ठीक है, ग्लोबुलिन्स, सबका फंक्शंस भी हम लोग देखेंगे, ग्लोबुलिन्स एंड क्या हो जाएगा, एल्बुमिन्स, एंड क्या हो जाएगा बच्चों, एल्बुमिन्स, ठीक है। सो ये सारे के सारे आपको किसमें मिलेंगे, प्लाज्मा में मिलेंगे। तो फिर से मैं बता दूं, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, डिफरेंट ऑर्गन के बीच में कनेक्शन फॉर्म करता है। ब्लड में आपको फ्लूइड मैट्रिक्स मिलेगा, प्लाज्मा मिलेगा और कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। पहली चीज तो प्लाज्मा के बारे में बात करें तो
ब्लड का 55% पार्ट कौन फॉर्म करेगा? प्लाज्मा फॉर्म करेगा। प्लाज्मा है क्या? तो स्ट्रॉ कलर्ड का विस्कस गाढ़ा फ्लूइड है जिसमें आपको 90 to 92% क्या मिल रहा है? 90 to 92% आपको वाटर मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है। प्रोटीन कितना मिल रहा है? तो 6 से 8%, जिसमें इंपॉर्टेंट मेजर प्रोटीन कौन से है? फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। समझ गए बच्चे लोग? क्लियर है यहां तक पॉइंट? अब आगे बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बढ़े प्लाज्मा में, तो जैसा कि अब देखो बच्चों, हम जो भी मेजर प्रोटीन हमने पढ़ा है उनसे रिलेटेड बात करते हैं। इधर से ही बात करते हैं, नहीं तो उधर से आपको दिखेगा नहीं। क्या है? फिब्रिनोजेन। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? फिब्रिनोजेन। सो फिब्रिनोजेन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग। फिब्रिनोजेन की जरूरत किसके लिए है? क्लॉटिंग के लिए। क्लॉटिंग मतलब आगे हम देखेंगे, ऐसे थोड़ा सा बता दूं बच्चों, ब्लड को क्लॉट करने। जैसे मान लो तुरंत आपका हाथ में चोट लगा, कट हुआ, तो एकदम तुरंत में ब्लीडिंग नहीं होता, कभी कभी तो हो जाता है, तो और एक इसका मतलब एक क्लॉट जम जाता है, ठीक है ना, इस तरह का पेन भी होता है वो ज्यादा। तो बेसिकली फिब्रिनोजेन क्या करता है, जैसे लगातार ब्लड फ्लो ना होते रहे, कहीं भी कट लग जाए तो उसको रोकने का काम कर रहा है। बेसिकली इस तरह का प्रोटीन है। तो इसको क्या बोला जा रहा है? नीडेड फॉर क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो लगातार कहीं भी कट लगा तो ब्लड बहता रहेगा, बहता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम जब पूरा ब्लड हमारे बॉडी से निकल जाएगा तो हम मर जाएंगे, है ना। सो बेसिकली बहुत जरूरी होता है कि मान लीजिए कहीं कट लग गया है तो कुछ टाइम के बाद तो रुक ही जाता है, किसी में तुरंत रुक जाता है और किसी में थोड़ा टाइम लेकर के रुकता है। सो बेसिकली यही सारे फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं, जो हम आज पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। सो फिब्रिनोजेन आर नीडेड फॉर व्हाट बच्चों? क्लॉटिंग के लिए, यानी कोगुलेशन, ब्लड को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। सो नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? डिफेंस मैकेनिज्म कहने का मतलब होता है बचाना, सुरक्षा प्रोवाइड। जैसे होता है ना सुरक्षा, जो हमारे आर्मी लोग हैं, वो कुछ लोग से आप सुनते होंगे कि भाई मेरे को डिफेंस में जाना है। डिफेंस का मतलब क्या होता है? मतलब जो हमें सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। सो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें आपको जो ग्लोबुलिन प्रोटीन मिल रहा है, इनका काम होता है डिफेंस करना। डिफेंस मतलब हमारे बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो उसको किल करने का काम कौन करते हैं? ग्लोबुलिन करते हैं, ठीक है। सो ग्लोबुलिन प्राइमरली इन्वॉल्व इन किसमें बच्चे लोग? डिफेंस मैकेनिज्म में। किसमें? डिफेंस मैकेनिज्म में ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। एंड नेक्स्ट बात करें एल्बुमिन, तो एल्बुमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। अब पूछोगे मैम ऑस्मोटिक बैलेंस क्या है? तो हमारे बॉडी में आयरन के कंसंट्रेशन को, वाटर के कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने का काम किसका होता है? एल्बुमिन का। तो बच्चों यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से इन पॉइंट्स को लिख लेंगे। क्या क्या पॉइंट्स? जो मेजर प्रोटीन है, जैसे कि सबसे पहले इसको पहले पूरा क्लियर कर देते हैं। हाँ, जो मेजर प्रोटीन है, सबसे पहले अगर हम बात करें, किसकी बात करें बच्चों? फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन किस चीज में हेल्प करता है? तो सिंपली लिखेंगे किस चीज में हेल्प करता है बच्चों फिब्रिनोजेन? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, किस चीज में हेल्प करता है? तो फिब्रिनोजेन हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। सिंपल लिखेंगे, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? फिब्रिनोजेन का। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा बच्चों? ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन कैसा प्रोटीन है? डिफेंस प्रोटीन है, यानी इसका इंपॉर्टेंट रोल किसमें होता है? डिफेंस मैकेनिज्म। किसमें होता है बच्चों? डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म। एंड अनदर वन, तीसरा जो प्रोटीन प्लाज्मा में प्रेजेंट है, दैट इज एल्बुमिन। इसके बारे में सिंपली हम क्या लिखेंगे? एल्बुमिन के बारे में सिंपली हम क्या लिखेंगे? ये किसमें हेल्प करता है? ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक बैलेंस करने में हेल्प करता है। सो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में करता है, ठीक है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। क्लियर? तो ये तीन प्रोटीन। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन। अब सबसे पहले वाटर हमने देखा, ठीक है, वाटर कितना होता है? 90 to 92%। फिर बाकी बचा 6 से 8% आपका क्या है? प्रोटीन है।
उसमें भी मेजर प्रोटीन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन। नाउ बच्चों, आफ्टर दैट प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल। प्लाज्मा में आपको मिनरल्स भी मिलते हैं थोड़े से अमाउंट में, जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, कार्बोनेट आयंस हो गया, क्लोराइड हो गया, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा। मतलब कुछ मिनरल्स भी आपको कहाँ मिल रहे हैं, प्लाज्मा में मिल रहे हैं। आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज, इनका काम क्या होता है, दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में लगातार मूव करते रहते हैं। होता है ना, जैसे सेल के इनसाइड से सोडियम बाहर आ रहा है, पोटेशियम अंदर जा रहा है, या पोटेशियम अंदर जा रहा है, सोडियम बाहर आ रहा है, इसके बदले क्लोराइड आयन आ रहे हैं। तो बेसिकली ये सारे जो मिनरल्स हैं ये मूव करते रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे ही होंगे। सो फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन, मतलब वैसे फैक्टर्स जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए, कोगुलेशन के लिए, सो फैक्टर फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा। प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे वैसे जो भी फैक्टर्स जो ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो भी फैक्टर आपको कहाँ मिलते हैं, प्लाज्मा में मिलते हैं। सो इन एन इनएक्टिव फॉर्म, लेकिन बच्चों वो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। एक्टिवेट होने के लिए स्पेशल मैकेनिज्म होता है, दैट इज कॉल्ड कास्केड इफेक्ट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा, बेसिकली स्टूडेंट जो इनएक्टिव फॉर्म है किसके, क्लॉटिंग फैक्टर्स के, वो एक्टिव हो जाएंगे। नाउ प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, लेकिन अगर बच्चों प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है तो दैट इज कॉल्ड सीरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया नीट में, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देते हैं बच्चे लोग। देखिएगा क्या है, व्हाट इज सीरम। सीरम कहने का मतलब प्लाज्मा, सीरम कहने का मतलब क्या हो जाएगा, प्लाज्मा माइनस क्या बच्चों, क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर अगर नहीं है तो दैट इज कॉल्ड सीरम। सिंपल, क्या बोलेंगे बच्चों, सीरम बोलेंगे ना। अब आ जाते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। देखो पहले तो मैंने बताया फ्लूइड मैट्रिक्स तो समझ में आता है, दूसरा हमने क्या देखा था, प्लाज्मा जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, और तीसरा हमने देखा था फॉर्म्ड एलिमेंट। अब दिमाग में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम व्हाट इज दिस फॉर्म्ड एलिमेंट। तो लेट्स सी क्या है फॉर्म्ड एलिमेंट, बात करते हैं। अब हम लोग इसको यहां से हटा के नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा बच्चे लोग, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक। इरिथ्रोसाइट्स कहने का मतलब आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स कहने का मतलब डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ बच्चों, इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स कहने का मतलब डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। इन्हें एक साथ हम क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, यही जो ब्लड में प्रेजेंट है, दीज ऑल आर कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट, सिंपल। एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली कितना, 45% ऑफ द ब्लड। तो भी सोचो ब्लड में, अभी हमने क्या पढ़ा है, ब्लड में 55% पार्ट कौन फॉर्म कर रहा है, 55% पार्ट आपका प्लाज्मा फॉर्म कर रहा है, यस और नो, कौन फॉर्म कर रहा है, प्लाज्मा फॉर्म कर रहा है। बाकी 45% पार्ट आपका कौन फॉर्म कर रहा है, फॉर्म्ड एलिमेंट। 45% पार्ट कौन फॉर्म कर रहा है, फॉर्म्ड एलिमेंट। और प्लाज्मा में क्या क्या आता है ये तो हमने देख लिया, इसमें क्या क्या आ जाता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल विच मींस इरिथ्रोसाइट, दूसरा डब्ल्यूबीसीज यानी व्हाइट ब्लड सेल यानी ल्यूकोसाइट, और तीसरा क्या आ जाता है बच्चों, प्लेटलेट्स आ जाता है। तीसरा क्या आ जाता है, प्लेटलेट्स आ जाता है। तो ये मिलकर के ब्लड के 45% पार्ट को फॉर्म करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। तो इरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल दी सेल्स इन ब्लड। ब्लड में कोई भी सेल्स मिल रहा है उनमें सबसे ज्यादा जो सेल प्रेजेंट है दैट इज आरबीसी। आरबीसी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या है बच्चों, सेल है। नाउ अ हेल्दी एडल्ट मैन has on an average कितना 5 million to 5.5 million of RBC per millimeter of cube of blood, ठीक है। कहने का मतलब कि एक हेल्दी इंसान में बच्चों कितना ब्लड आरबीसी का काउंट होना चाहिए, तो एवरेज बच्चों 5 मिलियन से 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर
क्यू। ठीक है, नाउ आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। पूछा जाता है बच्चों कि आरबीसी का फॉर्मेशन प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो एडल्ट्स के अंदर जो आरबीसी है वो कहाँ फॉर्म होता है, इन रेड बोन मैरो इन दी एडल्ट्स। ठीक है, रेड बोन मैरो। नेक्स्ट, आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। एक चीज और याद रखना बच्चों, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी में क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन एडल्ट के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। जब एम्ब्रायो स्टेज में होते हैं इन दैट केस न्यूक्लिएटेड होता है, बट जब मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर आरबीसी में आपको क्या नहीं मिलेगा, न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, यानी ये ए न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है ना, मतलब डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस बेसिकली। सो आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल। एक और चीज, ज्यादातर मैमल्स के अंदर। ठीक है, एंड आर बाइकनकेव। कैसा होता है, इस तरह का शेप होता है आरबीसी का। ठीक है, दिस इज बाइकनकेव। ऐसा क्यों होता है, ताकि ये ऑक्सीजन को क्या कर सके, कैरी कर सके और ट्रांसपोर्ट कर सके, यहां से ले और यहां से ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने सेल पढ़ा होगा, सेल हालांकि मैं पढ़ाऊंगी। किसी भी सेल का शेप जो होता है वो डिपेंड करता है उसके फंक्शंस पे, है ना। किसी भी सेल का शेप डिपेंड करता है। अगर उसका फंक्शन है लंबे लंबे जगहों तक पहुंच करके मैसेज पहुंचाना, तो अगर आप शेप याद करो, जो न्यूरॉन होता है उसका शेप कुछ इस तरह से होता है कि नहीं, ब्रांच्ड होता है, लंबा होता है। क्यों ब्रांच लंबा होता है, ताकि वो लंबे लंबे जगहों तक ट्रेवल कर करके क्या कर सके, मैसेज ट्रांसमिट कर सके। समझ रहे हो बच्चों पॉइंट, क्लियर। तो उसी तरह जो आरबीसी है इसका शेप कैसा होता है, बाइकनकेव। क्यों होता है, ताकि ये आसानी से ऑक्सीजन का, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करा सके। सो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। पहली चीज तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है ज्यादातर मैमल्स में, मैच्योर आरबीसी में। ये पॉइंट यहाँ जरूर लिख लेंगे। कहाँ लिख दूं मैं, यहाँ लिख देती हूँ बच्चों, मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी क्या, लैक न्यूक्लियस, लैक न्यूक्लियस। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा। नाउ दे हैव रेड कलर। ये तो बच्चों सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये कैसा होता है, रेड कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड कलर्ड पिगमेंट दैट इज हेमोग्लोबिन, है ना। सो दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग, हेम का मतलब ही आयरन है ना। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है बेसिकली, दैट इज हेमोग्लोबिन। और आपको बता दो बच्चों, ये जो प्रोटीन है कैसा प्रोटीन है, यहाँ पे ही लिख देंगे। यहाँ जो प्रोटीन है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्वाटरनरी प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, क्वाटरनरी प्रोटीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसा प्रोटीन है, क्वाटरनरी प्रोटीन है। ठीक है, तो हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स, इसीलिए रेड दिया गया क्योंकि रेड कलर्ड पिगमेंट है। ठीक है, और इसके बारे में बात करेंगे कि क्वाटर प्रोटीन क्या है, क्वाटरनरी प्रोटीन क्या है, नहीं है, ये बायोमोलिक्यूल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ A healthy individual has 12 से 16 ग्राम, मतलब एक अच्छे हेल्दी इंसान में 12 से 16 ग्राम क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हेमोग्लोबिन। बोलते हैं ना बच्चों कि हेमोग्लोबिन कम हो गया है, तो हेमोग्लोबिन कम क्या 12 से 16 ग्राम से नीचे जाएगा, इसका मतलब हेमोग्लोबिन कम है एंड दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, सो इसको मेंटेन रखना, कम से कम 12, मैक्सिमम 16, ज्यादा भी हो जाना ठीक नहीं है, कम भी होना ठीक नहीं है। ठीक है ना, सो 12 से 16 ग्राम ऑन एन एवरेज एक हेल्दी इंसान के बॉडी में हेमोग्लोबिन का अमाउंट होना चाहिए। सो इन एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, हर 100 ml ब्लड में इतना तो होना ही चाहिए। नाउ दीज मॉलिक्यूल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। आपको अच्छे से पता है, कल हमने पढ़ा है, हेमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है। तो कहीं ना कहीं यही जो पिगमेंट है हेल्प कर रहा है गैसेस के ट्रांसपोर्ट में। रेस्पिरेटरी गैसेस कहने का मतलब क्या होगा बच्चों, O2 एंड CO2। रेस्पिरेटरी गैसेस कहने का मतलब क्या होगा, O2 एंड CO2। सो आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन। एक आरबीसी जो है वो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है बच्चों, 120 दिन। इसका जो लाइफ स्पैन एवरेज है वो 120 दिन का एवरेज लाइफ स्पैन। ठीक है, एवरेज लाइफ स्पैन ही हम हर जगह यूज करते हैं। ह्यूमन का एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है, 60, 65, 70, यही होता है ना बच्चों। लेकिन एक्चुअल लाइफ स्पैन ह्यूमन का भी 120 साल होता है, 120 साल यहाँ डेज है। ठीक है, सो एवरेज ही हम लेते हैं, हम कभी एक्चुअल लाइफ स्पैन, क्योंकि 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जिस एज में मरते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एवरेज लाइफ स्पैन, एंड वही हम कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पे भी क्या लिखा गया,
आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ कितना, 120 दिन का तो होता ही होता है, ठीक है। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉय, जिसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है बच्चों, डिस्ट्रक्शन होता है इन दी स्प्लिन। कहाँ होता है, स्प्लिन में होता है। एंड स्प्लिन ऑब्वियस सी बात है आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोला जा रहा है। क्यों ग्रेवयार्ड बोला जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसका स्प्लिन में ही क्या हो रहा है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मारा जा रहा है, दफनाया जा रहा है, तो ग्रेवयार्ड बोलेंगे ना बच्चों, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट है। पहली चीज अगेन जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, ये सारा कुछ तो हम लोगों ने देख लिया, इस बार इसको इरेज करें, ठीक है। जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या मैंने बताया। नंबर 1, जो आरबीसी होता है, जो आरबीसी होता है ये प्रोड्यूस फॉर्म कहाँ होता है, तो ये जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, रेड बोन मैरो है ना, कहाँ फॉर्म होता है, बोन मैरो, एडल्ट में बोन मैरो। इसके बाद अनदर पॉइंट, इसके बारे में क्या बोला मैंने कि मैच्योर आरबीसी में, मैच्योर आरबीसी में क्या नहीं मिलेगा, न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। तो मैच्योर आरबीसी लैक न्यूक्लियस, लैक न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाद अनदर पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चे लोग कि आरबीसी जो है ये इसका एवरेज लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है, लाइफ स्पैन जल्दी बताते जाओ चैट बॉक्स में, 120 दिन, 120 डेज, ठीक है। एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है बच्चों, 120 दिन। और अगर आपसे पूछा जाए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन सा है, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड मतलब जहां पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या बोलोगे बच्चों, स्प्लिन, जहां पे इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। क्लियर, समझ गए। आरबीसी में क्या, कौन सा पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है, तो पिगमेंट बच्चों आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, जिसे शॉर्ट में लिख देते हैं एचबी, यानी हेमोग्लोबिन। और ये ही हेमोग्लोबिन है किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन क्या बच्चों, किसमें हेल्प करता है, यही हेमोग्लोबिन हेल्प करता है, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ क्या, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज में क्या करता है बच्चों, हेल्प करता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन में कितना होना चाहिए, तो 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन होना चाहिए, हेमोग्लोबिन इन कितने ब्लड में, इन 100 ml ब्लड, ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड, ये इंपॉर्टेंट है। और कितना होना चाहिए, मतलब आरबीसी कितना होना चाहिए, नॉट हेमोग्लोबिन, तो 5 से 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है अबाउट फॉर्म्ड एलिमेंट, इन जिसमें हम क्या पढ़े, हमने इरिथ्रोसाइट्स पढ़ा, ठीक है, हमने क्या पढ़ा, इरिथ्रोसाइट्स पढ़ा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी, तो इसको हम इरेज कर दें। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे लोग ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना, दिख रहे हैं ना, सारे स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे हैं, चलो गुड। ये इसी वजह से मैं ब्लैक मोड में पढ़ाती हूँ कि ब्लैक मोड में थोड़ा क्लियर भी दिखता है एनसीईआरटी, बाकी आपके पास तो है ही जो व्हाइट मोड वाला एनसीईआरटी, तो थोड़ा ब्लैक मोड में क्लियर भी दिखता है, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों ल्यूकोसाइट्स पे। ल्यूकोसाइट्स पहले मैंने बताया, सबसे पहली चीज तो ये है क्या, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, ठीक। तो ल्यूकोसाइट आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल, इसे और क्या बोलते हैं बच्चों, व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। एज दे आर कलरलेस, ये क्या होते हैं बच्चों, कलरलेस होते हैं, मतलब इसमें आपको कलर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई कलर्ड पिगमेंट नहीं है, जैसे आरबीसी में कलर्ड पिगमेंट था ना हेमोग्लोबिन, यहाँ नहीं प्रेजेंट होगा। सो कलरलेस होते हो ड्यू टू लैक ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन ही नहीं होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड, यहाँ लेकिन न्यूक्लियस होगा, एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, लेकिन क्या होंगे, रिलेटिवली कंपैरेटिवली कम होंगे नंबर में। विच एवरेज कितना, जो 6000 से 8000 मिलीमीटर, मतलब अगर आरबीसी की बात करें बच्चे लोग, तो ये कितना था, 5 से 5.5 मिलियन, है ना, पर मिलीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ ब्लड। और इसका कितना, 6000 से 8000, काफी कम है ना। सो ऑफ ब्लड, तो पहली चीज अगर डब्ल्यूबीसी आरबीसी में कंपैरिजन करना हो तो अभी नंबर 1 कंपैरिजन क्या समझ में आएगा, पहली चीज तो इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं आरबीसी को, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, पहली चीज। दूसरी चीज आरबीसी कलरलेस होता है,
कलर्ड होता है और WBC क्या होता है, कलरलेस होता है। क्यों? क्योंकि RBC में हेमोग्लोबिन मिलता है, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं मिलता है। फिर RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, यहाँ न्यूक्लियस होता है। मैच्योर RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, मैच्योर WBC में न्यूक्लियस होता है। साथ साथ में रिलेटिवली इसका नंबर क्या है, कम है। कितना? 6000 से 8000, और उसका कितना 5 से 5.5 मिलियन। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिफरेंसेस में देख लिया अभी तक। नाउ ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। इसके बाद अनदर डिफरेंस, वो 120 दिन रहता है एवरेज। इसकी बात करें ल्यूकोसाइट्स का, तो ये बहुत ही कम समय तक रहता है, मतलब मोस्टली वीक, एक वीक समझ लीजिए, 7 डेज। वो 120 दिन कितने ज्यादा दिन रहता है। सो वी हैव टू मेन कैटेगरी ऑफ WBC, मतलब कहने का मतलब हमारे पास दो मेन कैटेगरी किसके हैं बच्चों, WBC के। कौन कौन से हैं? तो देखिएगा बच्चे लोग, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट, दो कैटेगरी, यानी WBC के दो कैटेगरी। कौन कौन से? एक आपका ग्रेनुलोसाइट, एक आपका क्या हो जाएगा, ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा बच्चों आपका हो जाएगा ए ग्रेनुलोसाइट। दूसरा कौन सा हो जाएगा, ए ग्रेनुलोसाइट। नाउ नेक्स्ट, न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल। एनसीईआरटी में देखना इन सबका डायग्राम। ये जो तीनों आप देख रहे हो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट, यानी ग्रेनुलोसाइट क्या कौन कौन से है बच्चे लोग, इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, और नेक्स्ट क्या हो गया बच्चे लोग, बेसोफिल्स। नेक्स्ट क्या हो गया, बेसोफिल्स। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए स्टूडेंट, ये आपके ग्रेनुलोसाइट्स हो गए। इसके बाद वाइल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग तो यही करता है ना बच्चे लोग। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स ये आ जाएंगे आपके ए ग्रेनुलोसाइट्स में। इसे हम लिख देते हैं शॉर्ट में L और M। L फॉर लिम्फोसाइट्स और M फॉर मोनोसाइट्स, दिस वन। ठीक है, कहां चला गया, हाँ, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। सो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो WBC है ये दो तरह का होता है। ग्रैनुअल्स होंगे, ग्रैनुलोसाइट नहीं होंगे, ए ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स में 3, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल्स, और ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आ जाते हैं। नाउ न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल। जिस तरह हमने पढ़ा कि बेसिकली जो इरिथ्रोसाइट्स था, ठीक है, उसका भी एक सर्टेन नंबर था ब्लड के अंदर, उसी तरह WBC में अगर हम बात करें तो जो न्यूट्रोफिल होता है आर दी मोस्ट अबंडेंट। कितना? 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC। टोटल WBC व्हाइट ब्लड सेल में अगर सबसे ज्यादा कोई सेल मिलता है तो दैट इज न्यूट्रोफिल, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट सेल। कितना? 60 to 65% ऑफ द टोटल क्या, WBC। एंड बेसोफिल्स आर द लीस्ट, और सबसे कम क्या होता है बच्चों, बेसोफिल्स होता है। कितना होता है? तो 0.5 से लेकर के 1% के पास। ठीक है, कितना होता है बेसोफिल, 0.5 से लेकर के 1%। नाउ न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, देखिए फिर से समझिए, WBC में सबसे ज्यादा सेल पाया जाने वाला न्यूट्रोफिल, जो कि क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स है। कितना है? 60 to 65%। दूसरा आ जाते हैं बेसोफिल, सबसे कम है। कितना? तो 0.5 से 1%। सबसे कम, सबसे मैक्सिमम पाया जाने वाला न्यूट्रोफिल, सबसे कम पाया जाने वाला बेसोफिल। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, सबसे ज्यादा भी ग्रेनुलोसाइट, सबसे कम भी ग्रेनुलोसाइट, है ना, दोनों ही ग्रेनुलोसाइट है। नाउ न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स कितने हैं? 6 से 8%, जो कि न्यूट्रोफिल्स ग्रेनुलो है और मोनोसाइट्स ए ग्रेनुलो है। आर फैगोसिटिक सेल, मतलब फैगोसाइट करते हैं। फैगोसाइट कहने का मतलब किल करते हैं फॉरेन बॉडीज को बेसिकली। सो विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये आए हैं तो इनको किल करने का काम करते हैं। एंटरिंग दी बॉडी, अगर हमारे बॉडी में गलती से एंटर कर गए हैं बैक्टीरिया वगैरह, तो सबसे पहले हमारा जो बॉडी है उनमें यही जो सेल्स है WBC में प्रेजेंट, उनसे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। उसके बाद बेसोफिल, जो सबसे लीस्ट अमाउंट में है, बेसोफिल सिक्रीट क्या, हिस्टामिन। ये हिस्टामिन सिक्रीट करता है, सेरोटोनिन और हिपैरिन। ठीक है, इन सबका फंक्शन है हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। बेसिकली हिपैरिन की बात करें, क्लॉटिंग, कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन में एंटी ब्लड कोगुलेंट बोला जाता है इसको बेसिकली। सेरोटोनिन जो है ये किसमें हेल्प करता है? सेरोटोनिन की बात करें बच्चों
तो ये क्या करता है, हमारे बेसिकली जितने भी बोल सकते हैं एक्साइटमेंट है, हंसी खुशी, सब चीज को मेंटेन करके, मतलब नॉर्मल फिजिकली हमें क्या करता है, फिट रखने का काम करता है, हमारे प्रॉपर सिस्टम को मेंटेन करके रखने का काम, ब्लड वेसल्स वगैरह को डायलेशन, ये सब में कौन हेल्प करता है, हिस्टामिन। तो बेसिकली ये सारे जो आप देख रहे हैं कौन सिक्रीट करता है, बेसोफिल। ठीक है ना, and are involved in inflammatory reactions, और inflammatory reactions में भी involved होता है। Eosinophils की बात करें, कितना है बच्चों, 2 से 3%। रेसिस्ट इन्फेक्शन, ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन को रोकते हैं, इन्फेक्ट होने से रोकते हैं। देखिए अगेन आ जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया आरबीसी तो हम लोगों ने देखा, ये देखिए इस्नोफिल्स कितना है, इसका परसेंटेज यहीं पे लिखते चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखा बच्चों 2 से 3%, 2 से 3% आपको क्या मिलेगा, इस्नोफिल्स मिलेगा। ठीक है, काम क्या होता है, सिंपल यहीं पे लिख देते हैं, इसका काम क्या होता है, रेसिस्ट इन्फेक्शन। क्या करता है, रेसिस्ट इन्फेक्शन, रेसिस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं बेसोफिल। बेसोफिल कितना होता है, सबसे कम 0.5 से 1%, है ना, 0.5 से 1% क्या है, बेसोफिल। बेसोफिल का फंक्शन क्या होता है, ये अलग अलग तरह के सब्सटेंस सिक्रीट करता है जो कि बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज हिस्टामिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन। क्लियर, आफ्टर दैट नेक्स्ट एंड आर, उसके बाद इस न्यूट्रोफिल्स की बात करें, सबसे ज्यादा होता है कितना, 60 to 65%। कितना होता है, 60 to 65%। इसका काम क्या होता है, ये और कौन से, मोनोसाइट्स, दोनों मिलकर के। मोनोसाइट्स कितना होता है बच्चों, 6 से 8%, यहीं पे लिख दे रही हूँ बच्चों, 6 से 8% आपका क्या होता है, मोनोसाइट। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस क्या होता है, किलिंग जर्म्स, किलिंग फॉरेन पार्टिकल जो कि इंटर कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं, हमने इतना तो पढ़ लिया, ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया, और इसका पीडीएफ ऑफ कोर्स मैं आपको शेयर कर दूंगी बच्चों टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं, जो इस्नोफिल्स है वो क्या कर रहा है, इन्फेक्शन से तो बचा ही रहा है, एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ, किससे जुड़ा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शंस। किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, एलर्जिक रिएक्शन से। ठीक है, नाउ लिम्फोसाइट्स की बात करें, जैसे मैंने बोला ना लिम्फोसाइट्स, तो 2 तरह के लिम्फोसाइट्स होंगे, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स कितना होता है, 20 से 25%, यानी डब्ल्यूबीसी में 20 से 25% आपका क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होता है। सो आर ऑफ 2 मेजर टाइप, कितने टाइप का होता है बच्चों, 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, पहले मैंने बता दिया, बी एंड टी फॉर्म। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर, दोनों ही जो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेस। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेस, मतलब हमारे बॉडी के इम्यूनिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ प्लेटलेट्स आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, जैसे बताया ना बच्चे लोग, क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, यही तो प्रेजेंट होता है, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। तो हमने इरिथ्रोसाइट्स पढ़ लिया, हमने ल्यूकोसाइट्स पढ़ लिया, अब तीसरा जो है दैट इज प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स को दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है ना, जैसे हमने आरबीसी पढ़ा, अभी तो दोबारा से मैंने समझाया भी था। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लेना, लिम्फोसाइट्स कितना होता है, 20 से 25% होता है, और ये टी और बी लिम्फोसाइट 2 तरह का होता है, ये हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल पार्ट है दैट इज लिम्फोसाइट्स। ठीक है, आगे प्लेटलेट्स की बात कर रहे थे। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे थे, प्लेटलेट्स की बात कर रहे थे। तो प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड, प्लेटलेट्स को और क्या बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को और क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। जैसे कि हम इरिथ्रोसाइट्स को आरबीसी, जैसे हम ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी, उसी तरह से प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। किससे प्रोड्यूस होता है, मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा मतलब बड़ा, ठीक है,
और साइट्स, कैरियोसाइट्स यानी स्पेशल सेल इन दी बोन मैरो। बोन मैरो में एक स्पेशल सेल्स होता है, बड़ा सेल होता है, एंड दैट सेल फॉर्म क्या, प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी भी तो प्रोड्यूस हो रहा था बोन मैरो से ही, ये भी याद रखना। ब्लड नॉर्मली कंटेन, ब्लड में नॉर्मली कितने प्लेटलेट्स होने चाहिए, प्लेटलेट्स का काउंट कितना होना चाहिए, देख लो बच्चों कितना ज्यादा काउंट दिया गया है प्लेटलेट्स का। और जिनको डेंगू होता है ना बच्चों, उनमें ये प्लेटलेट्स का काउंट काफी कम हो जाता है एंड उनमें इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो बेसिकली इसमें कितने होने चाहिए, 1.5 लाख से 3.5 लाख के अप्रॉक्स प्लेटलेट्स होने चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। प्लेटलेट्स कितना पर मिलीमीटर क्यूब, हम लोग वही पढ़ रहे हैं ब्लड में। So platelets can release a variety of substances. Platelets बहुत अलग अलग तरह के substances रिलीज करता है, of which are involved in coagulation और clotting of blood. ठीक है, जो कि मतलब प्लेटलेट्स जो है ये अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस रिलीज करता है, जो कि हेल्प करता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, नाउ अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लेड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर। मतलब अगर इनका काउंट कम हुआ, ब्लड क्लॉटिंग का जो काउंट है वो कम हुआ, तो उसके कारण क्या होगा बच्चे लोग, उसके कारण डिसऑर्डर्स, मतलब क्या क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा, और इंटरनली ही जो है वो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा और ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। सो विच विल लेड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड का क्या होता है, लॉस होता है। सो ये जो होता है ना, ये जो केस है ये डेंगू में ज्यादा देखने को मिलता है। जब भी कभी डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स का काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, नाउ सो ये हो गया ऑल अबाउट प्लेटलेट्स। नाउ आगे बात करते हैं बच्चों, इसके बाद ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा ब्लड ग्रुप डिस्कस करते हैं। ठीक, ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको अच्छे से पता है, आपका भी कुछ ना कुछ ब्लड ग्रुप होगा, है ना, ए बी ओ कुछ भी। सो ब्लड ग्रुप की बात करें तो एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स, जैसे कि आप जानते हैं जो ह्यूमन बीइंग का ब्लड है डिफरेंट होता है, डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट दो इट अपीयर टू बी सिमिलर, कुछ एस्पेक्ट्स में ये थोड़ा डिफरेंट होता है। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन, टू सच ग्रुपिंग, कौन सा, एबीओ एंड आरएच आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पता है ना, एबी या ए ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए हो गया, और आरएच फैक्टर जो यहाँ पे हम देख रहे हैं पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, ए पॉजिटिव है या ए निगेटिव है, तो इस तरह से हम लिखते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में यही यूज हो रहा है ना। एबीओ ग्रुपिंग क्या है, चलिए देखते हैं। एबीओ ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से बच्चे लोग। एबीओ ग्रुपिंग जेनेटिक्स जब पढ़ोगे ना तो वहां पे पढ़ेंगे, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एक केस आ जाता है किसका, कोडोमिनेंस का, मल्टीपल एलिनिज्म का केस है। सो बेसिकली एबीओ ग्रुपिंग ध्यान से समझिएगा, एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन दी क्या, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्सेस। ठीक है, एंटीजन क्या है, वैसे केमिकल जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं। ठीक है ना, ऑन आरबीसी नेमली ए एंड बी, यानी आरबीसी पे आपको दो तरह के एंटीजन मिलेंगे, उन्हीं के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि ब्लड ग्रुप ए है या ब्लड ग्रुप बी है या ए बी है। विच मीन्स मान लीजिए ये आपका आरबीसी है, ठीक है, और इस आरबीसी के सरफेस पे बच्चों, इस आरबीसी के सरफेस पे मान लीजिए ये जो है ए एंटीजन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ए एंटीजन, याद रखिएगा। तो बच्चों ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, इस तरह से याद रखना है, क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए। इसी आरबीसी के सरफेस पे देखो मतलब मैंने क्या किया है, येलो कलर से बना दिया आरबीसी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आरबीसी के सरफेस पे अगर है बी एंटीजन तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, अगर है बी एंटीजन, यहां पे लिख दे रही हूं, देन क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ब्लड ग्रुप बी, जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप, याद रखना है आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप। अगर बच्चों आरबीसी के सरफेस पे अगर
ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप, शॉर्ट में लिख रही हूँ बीजी, ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। और बच्चों अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, देन कोई एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा तो पॉइंट क्लियर होगा ही बच्चों आप लोगों को, है ना। एनसीईआरटी में जितना दिया है वो सारे पॉइंट्स को हम कवर कर लेते हैं। एनसीईआरटी समराइज बुक है, एक्सप्लेन ऑलरेडी मैंने करा हुआ है क्लास के अंदर, ठीक है। और आगे करेंगे भी चैप्टर्स, जैसे अभी 11th बैच चल रहा है, धीरे धीरे 12th बैच, सारे बैचेस के अंदर एक्सप्लेन टॉपिक भी चल ही रहा है। ये एनसीईआरटी का कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी से खत्म करने का। सो बेसिकली एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो बेस्ड है किस पे, कि आरबीसी के सरफेस पे, कहा गया, हाँ, आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है वही ब्लड ग्रुप हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। सो नेमली ए एंड बी। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल्स का जो प्लाज्मा है, ठीक है, कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडीज। इसमें क्या होंगे, 2 नेचुरल एंटीबॉडीज होंगे। अगर आरबीसी के सरफेस पे क्या है, ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, लेकिन एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा, ठीक अपोजिट, एंटीबॉडी बी। ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी, बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए, अपोजिट याद रखना है, ठीक है। और इसको ब्लड कौन कौन दे सकता है, इसको ब्लड या तो ए दे सकता है या ओ दे सकता है, क्योंकि ओ पे तो कोई भी एंटीजन नहीं है। क्यों, क्योंकि अब अगर मान लीजिए बी देगा तो एंटीबॉडी बी उसको सर्वाइव नहीं करने देगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज द रीजन कि क्या हो सकता है, ए ब्लड ग्रुप जिनके हैं उनको ए ही ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाला ही ब्लड डोनेट कर सकता है, या ओ, ठीक है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यही चीज समझाने की कोशिश कर रही थी कि एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडी जैसे अगर हमने देखा एंटीजन, एंटीजन क्या है, केमिकल जो कि इम्यून सिस्टम को, इम्यून रिस्पॉन्सेस को इंड्यूस करता है। उसी तरह एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी एक प्रोटीन है, क्या, प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए एंटीजन है उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बी बनता है। अगर ए बी है तो कुछ बनता ही नहीं है, ए बी है तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा, नील, ठीक है। और अगर कोई नहीं है तो ए और बी दोनों ही बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, आपका एंटीबॉडी बनता है, ठीक है बच्चों ना। The distribution of antigen and antibody in the 4 group, 4 ग्रुप में किया गया, आपको अच्छे से पता है, ए बी एंड ओ गिवन है टेबल में। ये टेबल भी आप समझ ही गए हो, आई होप सो। यू आर प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कोई भी ब्लड यूज नहीं होता है। द ब्लड ऑफ अ डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच्ड। जो डोनर का ब्लड है उसका ब्लड मैच होना चाहिए किससे, रेसिपिएंट के ब्लड से, अगर डोनेट किया जा रहा है तो, बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स। नहीं तो बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है, उस कुछ और एंटीबॉडी बन गया, कुछ और एंटीजन है, दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसे में तो बेचारा सफर करेगा, क्लम्पिंग हो जाएगा। प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी खत्म तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगा तो आप ब्रीथ नहीं कर पाओगे, और ब्रीथ नहीं कर पाओगे तो आप क्या सर्वाइव कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, है ना। सो ये सारे पॉइंट्स मतलब डायरेक्टली हर एक चीज रिलेटेड है। सो दैट्स द पॉइंट। चलो इसको इरेज कर देते हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक चीज और देख लेते हैं, फ्रॉम द अबव मेंशन्ड टेबल, अगर जो ऊपर में मेंशन्ड है टेबल, अबव मेंशन्ड टेबल, वेट अ मिनट स्टूडेंट, पता नहीं क्या हो जाता है आंख में कभी कभी, हाँ। तो फ्रॉम द अबव मेंशन्ड टेबल इट इज एविडेंट, ये एविडेंट था कि ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विथ एनी ब्लड ग्रुप, कोई भी ब्लड ग्रुप हो, ए जो है ओ ब्लड ग्रुप वो डोनेट कर सकता है ब्लड, एंड हेंस ओ ग्रुप इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। और इसी यही रीजन है, जो आपने टेबल ऊपर देखा ना उसमें देखना, एनसीईआरटी में भी देखिएगा, हर को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल हम क्या बोलते हैं, डोनर बोलते हैं। समझ रहे हो बच्चों पॉइंट, है ना, क्लियर है सारे पॉइंट्स, ओके। चलिए देन आगे बात करते हैं। सो पर्सन्स विथ एबी ब्लड ग्रुप, लाइक शेयर जरूर करते रहना बच्चे लोग, जितना ज्यादा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। सो पर्सन विथ एबी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन्स विथ एबी एज वेल एज अदर ग्रुप ऑफ ब्लड। और जो एबी है
ए बी ब्लड ग्रुप है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो बच्चों यहां से एक पॉइंट निकल के आया, ब्लड ग्रुप अगर क्या है, ब्लड ग्रुप ए ओ है, क्या है, ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ये सबको दे सकता है, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। और अगर क्या ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों, अगर ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों, ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों, ए बी है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल, ये सबसे ले सकता है, दे नहीं सकता, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। समझ गए पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर है बच्चों को, है ना? ओके स्टूडेंट्स, देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आरएच ग्रुपिंग। आरएच ग्रुपिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हम लगाते हैं ना, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, या लिखते हैं ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ठीक है, ये जो होता है रेयर होता है, ठीक। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली आरएच ग्रुपिंग की बात करें तो अनदर एंटीजन दी आरएच एंटीजन, मतलब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना बच्चों, आरबीसी के सरफेस पे जो भी प्रेजेंट होगा एंटीजन, ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप। उसी तरह आरएच फैक्टर, इसके साथ अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पे, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा, नहीं है तो ए निगेटिव होगा। 80% पॉपुलेशन के अंदर देखा गया कि आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है। सो अनदर एंटीजन यानी आरएच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रेसस मंकी, सबसे पहले इसको रेसस मंकी में देखा गया था, हेंस इसीलिए इसको नाम दे दिया गया आरएच, इसके रेसस मंकी के आरएच का नाम दे दिया गया, ठीक है। इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ मेजोरिटी, यानी मेजोरिटी कितना 80%, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 80% पॉपुलेशन में देखा गया है कि आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। सो इसीलिए आप रेयर सुनते होंगे निगेटिव ब्लड ग्रुप, पॉजिटिव मोस्ट ऑफ द मतलब 80% पॉपुलेशन में क्या आपको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। नाउ सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड, अगर जिस इंडिविजुअल्स में आरएच पॉजिटिव प्रेजेंट होगा, मतलब आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा, उसे हम आरएच पॉजिटिव बोलेंगे, नहीं होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, आरएच निगेटिव बोलेंगे, ठीक है। सो एन आरएच पॉजिटिव आरएच निगेटिव पर्सन को अगर एक्सपोज कर दिया जाए आरएच पॉजिटिव ब्लड के साथ, ठीक है, अगर आरएच निगेटिव पर्सन को आरएच पॉजिटिव ब्लड दे दिया जाए तो विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी, तो ये क्या करेगा, इसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा अगेंस्ट दी आरएच एंटीजन, है ना, क्योंकि निगेटिव था, नया बॉडी आया तो उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी तो बनाएगा ही, तो एंटीबॉडी आरएच एंटीजन बनेगा, देयरफॉर RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच, तो इसी वजह से RH ग्रुप, क्योंकि इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा उसको किल कर देगा, है कि नहीं बेसिकली स्टूडेंट। तो यहाँ पे RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच, तो ये भी मैच होना चाहिए कि A पॉजिटिव वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो A पॉजिटिव को ही दे सकता है, या A निगेटिव है तो वो A निगेटिव को ही ट्रांसफर कर सकता है। हाँ, अगर A पॉजिटिव है पहले से तो A निगेटिव डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए ऐसे भी, क्योंकि क्या होगा, ए निगेटिव को डाला है आपने, दिया है ब्लड, ए निगेटिव दिया है पॉजिटिव को, तो उसमें तो आरएच फैक्टर पहले से ही है, ठीक है ना, लेकिन हाँ फिर भी मैच्ड होना चाहिए ब्लड, नहीं तो थोड़ा बहुत तो होता ही है इश्यूज। सो बिफोर ट्रांसफ्यूजन से पहले मैच होना चाहिए ब्लड। तो स्पेशल केसेस ऑफ आरएच इनकम्पैटिबिलिटी यानी मिस मैचिंग हैज बीन ऑब्जर्व बिटवीन आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी कभी भी अगर जैसे इन जनरल भी अगर लोग फैमिली प्लानिंग का सोचते हैं तो फैमिली प्लानिंग करने से पहले एटलीस्ट एक बार डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, ब्लड ग्रुप वगैरह का प्रॉपर जांच होना चाहिए कि कैसा ब्लड ग्रुप है। अगर नहीं है, अगर मान लीजिए मेल है जो आरएच पॉजिटिव है और मदर जो है वो आरएच नेगेटिव है, तो उस केस में क्या होता है, चाइल्ड के केस में दिक्कत होता है।
तो इस वजह से पहले डॉक्टर जाके कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर उसके लिए अलग से कुछ मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। आजकल तो बहुत ही एडवांस हो गया, पहले के जमाने में तो ये सब कुछ भी था भी नहीं, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए कंसल्ट करना चाहिए। सुनिए यहाँ पे ध्यान से, इसका अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे कि अगर RH निगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर है, ठीक है, मदर का जो ब्लड है वो कैसे RH निगेटिव है, विथ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस, और फादर में मान लीजिए RH पॉजिटिव था, यानी मेल, अगर मेल जो था वो क्या था, RH पॉजिटिव था, और जो फीमेल थी वो क्या थी, RH निगेटिव थी, तो इस केस में जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड, माँ और बच्चे दोनों को बहुत खतरा होता है, ठीक है। इस केस में अगर फादर पॉजिटिव है और मदर जो है वो निगेटिव है, तो होता क्या है, मदर तो निगेटिव है, अब मदर निगेटिव है और बच्चे में क्या आ गया, फादर का RH पॉजिटिव आ गया, तो होता क्या है बच्चों, RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस, तो RH एंटीजन ऑफ द फीटस, तो फीटस का जो RH एंटीजन है, डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू द RH निगेटिव ब्लड टू द मदर, ठीक है, इन दी फर्स्ट प्रेगनेंसी। पहले प्रेगनेंसी में तो कोई इशू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो RH एंटीजन फीटस का है वो डायरेक्ट नहीं एक्सपोज होता है किसके, मदर के RH निगेटिव ब्लड से पहली प्रेगनेंसी में। लेकिन एज दी टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लासेंटा, ये तो आपको पता है ना, मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड सेपरेटेड होता है प्लासेंटा से, सो इस कारण से पहले प्रेगनेंसी में तो कुछ नहीं होता है। लेकिन बच्चों हो क्या रहा है, हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम में ब्लड कांटेक्ट में आएगा ही आएगा। सो द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड। डिलीवरी के टाइम में ये मतलब होता ही है इन जनरल कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर, क्या, मैटरनल, यानी मदर का जो ब्लड है वो थोड़ा सा अमाउंट में कांटेक्ट में है RH पॉजिटिव ब्लड जो कि फीटस का है। तो इस केसेस में क्या होता है, तो अब मदर तो RH पॉजिटिव थी, सॉरी RH निगेटिव थी, अब वो उसके अगेंस्ट क्या, एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस करेगी ना। सो इन सच केसेस मदर क्या, स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट क्या, RH इन हर ब्लड, अपने ब्लड में, एंड इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, फिर उसके बाद अगर प्रेगनेंसी होता है तो RH एंटीबॉडी जो होगा वो मदर में है, फ्रॉम द मदर, ठीक है, RH निगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस, तो फीटस के ब्लड में क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा, ठीक है, जो कि RH पॉजिटिव है, तो एंड डिस्ट्रॉय द फीटल। अब RH पॉजिटिव का एंटीबॉडी बना हुआ है बच्चों, तो वो RH पॉजिटिव को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, फीटस के RBC को डिस्ट्रॉय कर देगा। सो दिस वुड बी फैटल टू द फीटस और कुड कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस। तो ये फीटस के लिए बहुत ही क्या होता है, सीवियर होता है। उस केस में जो बच्चा है उसको जॉन्डिस हो सकता है, अनीमिया हो सकता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसीलिए कभी भी फैमिली प्लानिंग से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, अदरवाइज इस तरह के डिजीजेस हो सकते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, आप जानते भी होंगे, सुनते भी होंगे कि उतना ज्यादा हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर्स वगैरह, कुछ भी नहीं थे। गांव वगैरह में तो बिल्कुल ही नहीं मिलते थे, आज तो मिलने लगे हैं, बहुत सारे गांव डेवलप भी हो गए हैं। सो पहले के केसेस में जो बच्चे होते थे उनको अक्सर देखा जाता था या तो जॉन्डिस है या अनीमिया है। रीजन यही है कि RH पॉजिटिव हो सकता है कि जो मेल है, फादर है, वो RH पॉजिटिव रहे होंगे और जो मदर है वो कैसी रही होंगी, RH निगेटिव रही होगी। और इस केस में क्या हो जाता है, सेकेंड चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड तो सेफ होता है, सेकेंड चाइल्ड के केस में ये डिजीज होगा, दैट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ब्लास्टोसिस किसी किसी केस में तो बच्चा सरवाइव ही नहीं कर सकता है, कर पाता है, और मदर को भी नुकसान होता है। सो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ दिस कैन बी, चलिए यहां तक तो हम लोग देख लिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। सो ध्यान से देखिएगा, कहां तक बात कर रहा था, हाँ, RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस दूसरे केसेस में, और RBC को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके कारण बच्चे को क्या हो जाएगा, सीवियर अनीमिया या जॉन्डिस हो सकता है। दिस कंडीशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, एंड दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीबॉडी। तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। अब तो जैसे कि इसीलिए तो मैंने बोला फैमिली प्लानिंग से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इसको सुधारा जा सकता है बाय यूजिंग
दिस anti-RH एंटीबॉडीज टू दी मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ, पहले चाइल्ड के बाद ये दे दिया जाता है जिससे सेकेंड चाइल्ड हो, थर्ड चाइल्ड हो, सेफ रहेगा। समझ गए बच्चे लोग? ना नेक्स्ट आ जाते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड कोगुलेशन से रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, सो यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर या हर्ट योरसेल्फ, देखो बच्चों ये काम बिल्कुल भी मत करना, हाथ वाथ काटने का काम तो बिल्कुल भी मत करना, लेकिन गलती से कभी आपको कट लग जाए या कहीं चोट लग जाए, क्या होता है? खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना हमेशा लगातार बहे जा रहा है, ब्लड निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, नहीं। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद किसी में बहुत जल्दी ही रुक जाता है, थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ रुक गया, किसी में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। सो you know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound, जो घाव होता है, does not continue to bleed, लगातार नहीं bleed हो रहे होते for a long time. Usually the blood stop flowing after some time, कुछ समय के बाद blood जो होता है वो flow करना बंद कर देता है। Now पता है रीजन क्यों? क्योंकि ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रोमा। तो ब्लड जो है वो इंजरी या ट्रोमा के केसेस में क्या होता है? कोगुलेशन करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। ठीक है, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। तो दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। तो ये एक मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के जरिए हमारे बॉडी से ब्लड ज्यादा ना, किसी रीजन से बाहर ज्यादा ना चला जाए, उससे बचने के लिए ये मैकेनिज्म हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, सो यू वुड हैव टू अब्सॉर्ब अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम। आप देखते होंगे कहीं चोट लग गया, जोर से चोट लग गया तो ब्लैक कलर का बाहर से दिखता है, डार्क रेड कलर का, है ना, रेडिश ब्राउनिश कलर का दिखता है। सो दैट इज बेसिकली क्या बच्चों? स्कम। कोगुलेट कर गया, ब्लड क्लॉट हो गया। सो वही चीज यहाँ पे लिखा है, डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म एट द साइट ऑफ कट, जहां पे कट लगा है या इंजरी हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सो इट इज अ क्लॉट। तो ये जो स्कम आप देख रहे हो ये है क्या एक्चुअली में? इट इज एक्चुअली अ क्लॉट या कोगुलम बोल सकते हैं, फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फिब्रिन्स इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। मतलब इस तरह से नेटवर्क के जैसा इसमें क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है। ठीक है, इसमें ब्लड क्या कर जाते हैं? क्लॉट हो जाते हैं ताकि ब्लीडिंग ज्यादा ना हो। सो ये फॉर्म हो जाता है। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों, चलो हाँ इसको फिर से एक बार देख लेते हैं क्या पॉइंट लिखा है। देखिएगा बच्चों, इट इज अ क्लॉट। ये जो स्कम फॉर्म हो रहा है ये क्या है? क्लॉट है या कोगुलेशन है। कैसे फॉर्म होता है? फॉर्म मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड, जैसा मैंने ऐसे बताया ना, नेटवर्क ऑफ क्या? थ्रेड, जिसे हम बोल रहे हैं क्या? फिब्रिन्स। ठीक है, जिसमें डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट किसके? ब्लड के। फॉर्म्ड एलिमेंट अगेन यहाँ पे बच्चों लिखेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट कहने का मतलब क्या हो गया? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, ये सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। क्लियर? सो फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड, क्या हो जाते हैं? फिब्रिन्स जो है उसके अंदर क्या हो जाएंगे? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या हो जाएंगे? ट्रैप हो जाएंगे। ठीक, नाउ फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द, अब पूछोगे मैम ये फिब्रिन नेटवर्क कैसे फॉर्म होता है? तो फिब्रिन्स आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ, मैंने बताया था ना प्लेटलेट्स में इनएक्टिव फॉर्म में क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनएक्टिव फैक्टर को एक्टिवेट करने का टाइम आ जाता है इस टाइम पे। कैसे होते हैं? तो वही अभी हमें देखना है। फिब्रिन्स आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन। पहले तो जो इनएक्टिव फिब्रिनोजन है वो क्या होगा? एक्टिव होगा इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम, किससे? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एंजाइम किसको कन्वर्ट करेगा? फिब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट करेगा? फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एंड थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस। अब थ्रोम्बिन कैसे फॉर्म होता है? तो थ्रोम्बिन भी इनएक्टिव सब्सटेंस से फॉर्म होता है, दैट इज क्या? प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। एंड एंजाइम इसको भी एक्टिवेट करता है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स दैट इज थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन। ये जो कॉम्प्लेक्स है कैसे फॉर्म होता है? बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन, जिसे बोला जाता है कास्केड प्रोसेस। ठीक है, इन्वॉल्विंग, जिसमें क्या होगा? नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव
क्या स्टेट, सारे के सारे तो इनएक्टिव स्टेट में ही थे, अब उसको एक्टिवेट किया गया है अलग अलग तरह के एंजाइम की हेल्प से। सो एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट, तो ये कैसे एक्टिवेट होते हैं, तो जब भी इंजरी होता है या कोई ट्रॉमा हो रहा है, ये स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट्स को जो कि ब्लड में प्रेजेंट है to release content factor which activate the mechanism of क्या coagulation. Certain factor released by the tissue at the site of injury also can initiate क्या coagulation. So coagulation play a very important role in clotting. Again बच्चों क्या हो रहा है फिर से समझिए बच्चे लोग, जो ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है इसमें क्या होगा, क्लॉटिंग का मतलब क्या है, इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म्ड एलिमेंट का इकट्ठा हो जाना, फॉर्म्ड एलिमेंट का क्या हो जाना, क्लॉट हो जाना, जम मतलब रुक जाना, इस तरह का नेटवर्क लाइक ये क्या है, फिब्रिन्स। तो फिब्रिन्स कैसे फॉर्म होता है, तो पहले तो फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन इनएक्टिव है, इसको कन्वर्ट किया फिब्रिन में, ये कौन करता है, तो अगेन थ्रोम्बिन, कौन करता है बच्चों, थ्रोम्बिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन करता है, थ्रोम्बिन करता है। थ्रोम्बिन को कौन फॉर्म कर रहा है, तो थ्रोम्बिन भी फॉर्म हो रहा है प्रोथ्रोम्बिन से, किससे फॉर्म हो रहा है बच्चों, प्रोथ्रोम्बिन से फॉर्म हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन से क्या फॉर्म हो रहा है, थ्रोम्बिन फॉर्म हो रहा है। इसको कौन एक्टिवेट कर रहा है, इसको कौन एक्टिवेट कर रहा है, थ्रोम्बिन को, तो अगेन बच्चों इसको कौन एक्टिवेट कर रहा है, थ्रोम्बोकाइनेज है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्टिवेटेड बाय थ्रोम्बोकाइनेज। क्लियर, तो यही जो इफेक्ट है जिसमें एक दूसरे को स्टिमुलेट कर रहे हैं और ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसे बोला जाता है कास्केड इफेक्ट एंड दैट इज क्लॉटिंग ऑफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आगे बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा लिम्फ पढ़ लेते हैं। पहले ब्लड हम लोगों ने देख लिया, अनदर स्ट्रक्चर जो है दैट इज लिम्फ। लिम्फ क्या होता है बच्चों, लिम्फ भी टिश्यू फ्लूइड है। लिम्फ क्या है, तो ये टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसे हम बोलते हैं लिम्फ। As the blood passes through the capillaries, blood किसके थ्रू पास करता है, कैपिलरीज के थ्रू in tissues, some water along with small amount of water soluble substance, मतलब कुछ वाटर किसके साथ, along with small water soluble substance move out, बाहर आ जाते हैं into the spaces between cell of tissue, इसके बाहर, मतलब मान लीजिए ये सेल्स है, टिश्यूज के सेल्स है, इनके बाहर आ गए, ठीक है, इस वाले रीजन में, समझ रहे हो बच्चों। सो मूव आउट इनटू दी स्पेसेस, यानी इंटर सेलुलर स्पेस में वो बोल सकते हैं, बिटवीन दी सेल्स ऑफ टिश्यू लिविंग दी लार्जर प्रोटीन, बड़े सारे प्रोटीन को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, मतलब इसमें प्रोटीन नहीं है। नाउ एंड मोस्ट ऑफ दी फॉर्म्ड एलिमेंट इन दी ब्लड वेसल्स, ठीक। नाउ द फ्लूइड रिलीज्ड आउट, अब जो फ्लूइड है वो बाहर रिलीज आउट हो चुका है, इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ऑब्वियसली बात है ये जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड क्या, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या इसे बोलेंगे क्या, टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड। इट हैज सम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा, कुछ मिनरल होंगे इसमें जैसा कि प्लाज्मा में था। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड the cells always occur through this fluid, इस fluid के थ्रू होगा। an elaborate network of vessels called lymphatic system collect this fluid, इस fluid को collect करेंगे and drain it back to the कहाँ, major veins यानी blood vessels में। so the fluid present in the lymphatic system उसे हम क्या बोलते हैं, lymph, ठीक है, जो fluid इसमें present होगा that is called lymph। एंड लिम्फ जो है ये भी कलरलेस फ्लूइड है, कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी, बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्सेज के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। सो लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर व्हाट, फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एक्सेट्रा। Fat are absorbed through lymph in the lacteals present in the intestinal villi, ये हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था, और आपको ये भी बताया था ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है फैट के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। सो ब्लड हमने देख लिया, दूसरा लिम्फ, ठीक है बच्चों। तो ये दो जो है हमारे बॉडी के फ्लूइड है जो कि हेल्प करते हैं सर्कुलेशन में। अब बच्चों थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में, ठीक है, एंड देन आगे हम लोग कल प्रोसीड करेंगे।
हार्ट वगैरह कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सर्कुलेटरी पाथवे समझ लेते हैं। तो द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप, दो तरह के होते हैं। ओपन यानी ये जो ब्लड लिम्फ हमने देखा, इसके जो पाथवे हैं जिस रास्ते से होकर के गुजरते हैं वो ओपन भी, बंद भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड एंड मोलस्का। ओपन की बात करें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें प्रेजेंट है? आर्थ्रोपोड्स में एंड मोलस्का में, जिसमें क्या होगा? इन विच ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट, हार्ट जो है वो ब्लड पंप करेगा, पास करेगा थ्रू द लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसेस, खुले हुए स्पेस में क्या करेगा? पास करेगा, और बॉडी कैविटीज उसे हम बोलेंगे साइनसेस। ठीक है, किसमें? लोअर ऑर्गेनिज्म, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। नाउ एनालिड्स और कॉर्डेट्स की बात करें तो इनमें आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। हमारे अंदर कैसा मिलेगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इज ऑलवेज circulated through a closed network of blood vessels. So this pattern is considered to be more advantageous. ये जो पैटर्न है इसे बोला जाता है काफी ज्यादा एडवांस है। जैसे जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म में बढ़ते जाएंगे आपको ये देखने को मिलेगा। As the flow of fluid can be more precisely regulated. Closed circulatory system ज्यादा एडवांस इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसमें अगर हम पढ़ेंगे कि एक स्पेशल तरह से कोई मिक्सिंग नहीं होता है, अच्छे तरह से सिस्टमैटिक मैनर में ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है, नाउ ऑल वर्टिब्रेट पोजेसेस अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, मतलब जितने भी वर्टिब्रेट है सब में मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। अब दो चैम्बर हो, तीन चैम्बर हो, चार चैम्बर हो, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। फिशेज हैव अ टू चैम्बर्ड हार्ट, फिशेज में दो चैम्बर्ड हार्ट होते हैं विथ एन एट्रियम एंड ए वेंट्रिकल, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल होता है फिशेज के अंदर। ठीक है, एम्फीबियंस की बात करें एंड दी रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 3.5 चैम्बर होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पे इस तरह से बच्चों लिख लेंगे हम लोग, आप लोग भी ऐसे ही लिखिएगा। क्या? 3.5 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3.5 चैम्बर्ड हार्ट किसमें? क्रोकोडाइल में। बाकी सब में कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड होता है। तो हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट विथ 2 आर्टरिया एंड एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, वेयर एज क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल पोजेसेस, अब देखो यहाँ पे क्रोकोडाइल में लिख दिया है कि 4 चैम्बर्ड, लेकिन नहीं, क्रोकोडाइल में 3.5 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, रेस्ट बर्ड एंड मैमल्स पोजेसेस अ 4 चैम्बर्ड हार्ट विथ, जिसमें 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, यानी 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होंगे, जिसके फंक्शंस के बारे में हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ इन फिशेज द हार्ट पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिशेज में क्या होता है? जो हार्ट होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं? पंप करते हैं, विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स एंड सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू दी हार्ट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में रिटर्न हो जाता है एंड इसे हम बोलते हैं बच्चों सिंगल सर्कुलेशन। थोड़ा सा एबव कर देते हैं, हाँ यहां से। फिर से देखिए फिशेज में क्या होता है? दी हार्ट पंप आउट डीऑक्सीजन, जैसे मान लेते फिशेज में ये हार्ट है, फिशेज में ये क्या है? हार्ट है, और इसने क्या किया? पंप किया कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड पंप किया बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया, विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स। ठीक है, जो कि गिल्स में जाकर के क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, गिल्स में प्यूरिफिकेशन होगा, यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, एंड सप्लाई टू दी बॉडी पार्ट, फिर यहाँ से कहाँ सप्लाई होगा? बॉडी के पार्ट में। तो बॉडी में कैसा ब्लड गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। ठीक है, नाउ which is oxygenated by the gills and supplied to the body part from where deoxygenated blood is returned to कहाँ? हार्ट। फिर ये बॉडी से बॉडी यूज कर लेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न हो जाएगा हार्ट को। फिर वही प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है ना? सो वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट एंड दैट इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। इसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? सिंगल सर्कुलेशन, एक ही सर्कुलेशन हो रहा है ना? सिंगल सर्कुलेशन। नाउ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में बात करें तो जो लेफ्ट आर्टरियम है, आप जैसे देखो लेफ्ट और राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम, ठीक है, और एक वेंट्रिकल है। सो द लेफ्ट आर्टरियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो लेफ्ट आर्टरियम कैसा ब्लड लेता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और राइट आर्टरियम कहाँ से लेता है? तो याद रखिएगा बच्चों, गिल्स से या लंग्स से, यहीं पे प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं। ठीक है,
गिल्स, लंग्स या स्किन से। एंड राइट आर्ट्रियम में कैसा आएगा, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैसा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। किससे आएगा, बॉडी से, क्लियर। नाउ हाउएवर दे गेट मिक्स्ड अप इन दी सिंगल वेंट्रिकल। अब सिंस यहां से भी ब्लड आया, यहां से वेंट्रिकल तो एक ही है, वेंट्रिकल तो एक ही है ना बच्चों, मिक्स हो जाएगा। सो विच पंप आउट मिक्स्ड ब्लड, कैसा ब्लड पंप करेगा, मिक्स्ड ब्लड पंप करेगा, ठीक है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, तो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं, यहां भी इनकम्प्लीट क्या है, डबल सर्कुलेशन है। सो इन बर्ड एंड मैमल ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय लेफ्ट एंड राइट। हम पढ़ेंगे कल हार्ट के बारे में, जैसे कि ये मैंने बना दिया हार्ट, थोड़ा सा समझिए, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, देखो छोटा बन गया है, कोई बात नहीं। यहां से ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड, यहां जाएगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन, और लंग से प्यूरिफाई होकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आएगा लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से बॉडी में जाएगा, ठीक है, और बॉडी से हार्ट में जाएगा। तो आप देखो अलग अलग सिस्टम से डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड के लिए, तो डबल सर्कुलेशन डिटेल स्टडी हम कल करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना बच्चों। तो यही चीज लिखा गया है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, रिसीव्ड बाय लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया रिस्पेक्टिवली पासेस ऑन टू द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स में पास होगा ऑफ द सेम साइड, अपने अपने साइड के, एंड द वेंट्रिकल जो होगा पंप करेगा विदाउट एनी मिक्सिंग, बिना मिक्सिंग के ब्लड को पंप करेगा। That is two separately circulatory pathway are present in these organism. Hence these animal have double circulation. तो इसीलिए इसमें कैसा सर्कुलेशन आपको देखने को मिलता है, डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात, है ना। कैसा सर्कुलेशन देखने को मिलता है बच्चों, डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। सो लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम लोग स्टडी नहीं करेंगे बच्चों, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा ये हम लोग आज के बाद पढ़ेंगे, यानी कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, यहाँ तक ही रहने देते। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को जितना ज्यादा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो बाय एवरीवन।